एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो एंग्रा। मेरा नाम है रुद्राक्ष एंग्रा और आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कौन सा ग्रह कुंडली में शुभ है और कौन सा ग्रह कुंडली में अशुभ। इस विषय पे आज हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद करनी है इस विषय में वो ये है कारक कुंडली, राशि कुंडली और घर। सबसे बेस जो है वो कारक कुंडली। आपको कारक घरों के कारक ध्यान में रखने हैं, उसके बाद आपको घर ध्यान में रखने हैं। घर किस अवस्था में ध्यान रखने हैं वो मैं बता देता हूं। काल पुरुष कुंडली के अनुसार, मतलब हर एक इंसान का महेश लगन ही होता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार ध्यान में रखने हैं घर। उसके बाद आती है राशि की कौन सी राशि शो कर रहे हैं कि वो उसका लगन जो है वो धन है, मीन है, उस तब आपने राशि ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल से। अगर आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह है, मान लो कि सूर्य आपका 10th हाउस में बैठा है। सूर्य आपका 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस का कारक शनि, सूर्य शनि के घर में बैठा है तो सूर्य अशुभ फल देगा। पहली कंडीशन में अशुभ होगा। अब देखते हैं घर। 10th हाउस इज ऑफ सैटर्न हाउस। सूर्य शनि के घर में, शनि की राशि में बैठा है। इस समय भी सूर्य अशुभ है। सूर्य शनि के घर में बैठा है, मतलब कारक कुंडली में सूर्य अशुभ आया है। हाउसेस के अनुसार, जो कालपुरुष के अनुसार बोला है मैंने, उस अनुसार भी सूर्य अशुभ आया है। और उसके बाद बात करते हैं अगर अब यहां राशि सूर्य के फेवर में आती है तो सूर्य 25% अच्छा परिणाम देगा और 75% बुरा परिणाम देगा। अब यहां जो आपके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि 10th हाउस में सूर्य, ऐसा इंसान तो सरकारी जॉब में होता है। ऐसा इंसान तो 10th हाउस में सूर्य आ गया, मतलब हमारे कैरियर में सूर्य आ गया तो हमें सरकार से लाभ होगा या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। 10th हाउस में अगर सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति के सरकारी काम नहीं बनते। ये आप चेक कर लेना, ये जिस मर्जी कुंडली में चेक कर लेना। 10th हाउस में सूर्य अगर है, क्योंकि वो दो कारक के हिसाब से और हाउसेस के हिसाब से अशुभ ही बैठेगा। 25% है कि अगर वो शुभ है तो काम लटक लटक के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 10th हाउस में सूर्य है और आपके सरकारी काम बहुत ही मुश्किल से बनेंगे, ये चेक कर लेना। ये जिस भी कुंडली में चेक कर लेना, हर एक कुंडली में ये एप्लीकेबल रहे। इस तरह से आप कुंडली में ग्रह को चेक करें कि वो ग्रह शुभ है या अशुभ। एक और मेथड है कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कौन सा ग्रह शुभ बनता है और कौन सा ग्रह अशुभ। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि हमारे बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव अगर पहले घरों में, पहले घर का मतलब है 1 से 6 होते हैं पहले घर और 7 से 12 होते हैं बाद के घर। अगर बृहस्पति देव पहले घरों में हो 1 से 6 में और केतु 7 से 12 में हो, इस अवस्था में गुरु शुभ हो जाता है। एक और कंडीशन भी, अगर गुरु पहले घरों में तो है लेकिन केतु भी पहले घरों में है, इस अवस्था में गुरु कभी अशुभ फल नहीं देगा। इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड। अब उसे घर के अनुसार देखिए कि कौन से कारक के घर में बैठा है और कौन से हाउस में बैठा है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार उस हिसाब से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि अब जो बृहस्पति देव हैं वो हमारे शुभ हैं या अशुभ। अगर दोनों पहले घरों में आ गए या दोनों बाद के घरों में आ गए तब। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की। अगर शनि पहले के घरों में और सूर्य बाद के घरों में, अगर
शनि पहले घरों में है और सूर्य बाद के घरों में। इस अवस्था में ऐसे जातक का सूर्य जो है वो खराब हो जाता है। ऐसे जातक का सूर्य जो है वो खराब हो जाता है। सिंपल सा मेथड। एक और कंडीशन, अगर सूर्य को मंगल का साथ मिले तो सूर्य बलवान हो जाता है। सूर्य को गुरु का साथ मिले तो सूर्य बलवान हो जाता है। ये दो कंडीशन सूर्य के केस में। इसके बाद करते हैं हम चंद्र की। तो चंद्र देव तब शुभ होते हैं अगर केतु हमारा पहले के घरों में है और गुरु हमारा बाद के घरों में, तो चंद्र इज शुभ। केतु हमारा पहले के घरों में हो और गुरु मतलब बृहस्पति देव हमारे बाद के घरों में, इस कंडीशन में चंद्र इज शुभ। अब आप लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि मैंने ये बोला कि गुरु जब पहले घरों में होगा और केतु बाद के घरों में होगा तो गुरु इज शुभ। अब मैं बोल रहा हूं कि केतु पहले के घरों में हो और गुरु बाद के घरों में हो तो चंद्र इज शुभ। तो ये तो पहली वाली कंडीशन से बिल्कुल उल्टी बात बोल दी। अब इसका एक मेथड है, अगर गुरु और चंद्र दोनों ही प्रथम भाव में आ जाए, मतलब पहले घरों में आ जाए, एक से छठे भाव में आ जाए और केतु बाद के घरों में, इस अवस्था में चंद्र जो है वो शुभ हो जाता है। लेकिन अगर गुरु पहले घरों में, केतु बाद के घरों में है और चंद्र भी बाद के घरों में है, इस अवस्था में चंद्र जो है वो अशुभ फल देगा ही देगा। और अगर उसको सूर्य का साथ कहीं से भी नहीं मिल रहा तो आप 101% कह दो कि ऐसे जातक को चंद्र का अशुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर चंद्र के साथ केतु है जिसे हम बोलते हैं ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसी अवस्था में भी चंद्र जो है वो अशुभ फल देता है। चंद्र आगे के घरों में हो और बुध बाद के घरों में, चंद्र है शुभ। अगर दोनों एक में ही आ जाए, मतलब पहले में आ जाए दोनों या दोनों बाद में आ जाए तो भी शुभ। लेकिन अगर बुध पहले के घरों में और चंद्र बाद के घरों में तो चंद्र इज अशुभ। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जनरली बहुत कम अशुभ होता है, लेकिन अशुभ किन घरों में होता है और किन स्थितियों में होता है ये ध्यान। मंगल अगर 7वें घर में 8वें घर में आपके स्थित है, अगर मंगल आपके 7वें घर में स्थित है या मंगल आपके 8वें घर में स्थित है, इस अवस्था में मंगल इज अशुभ। मंगल की दृष्टि में सूर्य अगर आ जाए तो मंगल कहीं ना कहीं शुभ हो जाएगा। मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी मंगल कहीं ना कहीं शुभ होगा। मंगल सूर्य के साथ आ जाए, मंगल गुरु के साथ आ जाए तो भी मंगल शुभ होगा। मंगल शनि का जो योग है उसकी एक लाइन मैं आपको बोल देता हूं। छिपते सूरज की लाली पाता, शान बुढ़ापे बढ़ता हो, धन दौलत वहां इतनी बढ़ती, डाका वहां पे पड़ता हो। तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध अगर शुक्र से पहले घरों में, मतलब बुध जो है वो 10वें घर में और शुक्र जो है वो 11वें घर में, इस कंडीशन में बुध भी शुभ है और शुक्र भी शुभ। लेकिन अगर बुध सूर्य के साथ है और शुक्र 11वें घर में, सूर्य और बुध 10th हाउस में है और शुक्र 11वें घर में, इस कंडीशन में बुध तो शुभ हो जाएगा लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशुभ फल आपको देगा ही देगा, क्योंकि इस समय ये दोनों थोड़े जुदा जुदा हैं और बुध अपनी नाली के द्वारा उसे अशुभ प्रभाव देता रहता है। लेकिन शुक्र अगर आपका थोड़ा सा बलवान है तो वो उसके अशुभ प्रभाव से बच जाता है। अगर ये दोनों बुध और शुक्र इकट्ठे एक ही भाव में है, इस कंडीशन में ये दोनों ग्रह शुभ हैं और इन्हें अशुभ नहीं किया जा सकता। शुक्र भी इस समय शुभ होगा और बुध भी इस समय शुभ होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु की।
तो राहु और केतु बहुत ही रेयर है कि कभी वो अशुभ होंगे या कभी अशुभ, क्योंकि ये दोनों ग्रह शनि के एजेंट हैं। अगर कुंडली में शनि शुभ तो ये दोनों ग्रह भी शुभ होंगे, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ तो ये दोनों ग्रह भी शुभ होंगे। इनका दो और जगह से रिलेशन है, वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पहले के घरों में, मतलब शुक्र आ जाए 10 में और बुध आ जाए 11 में, इस समय राहु जो है वो अशुभ हो जाता है। और अगर ये दोनों बुध और शुक्र इकट्ठे हैं तो केतु आपका शुभ हो जाता है। राहु अशुभ क्यों हो जाता है, मैं उसकी एक वजह बता देता हूं आपको। अगर किसी कुंडली में शुक्र जो है वो पहले बैठा है और बुध बाद के घरों में, शुक्र आपका 10 में बैठा है और बुध 11 में बैठा है, इस समय में ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता है। राहु's ब्रेन, इस समय पर ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करता है, क्योंकि इस समय दो ग्रह खराब हो जाते हैं, बुध और राहु, जो कि दोनों के दोनों दिमाग के कारक हैं। इस अवस्था में वो इंसान दिमाग का काम कम करते हुए अपने शरीर का काम ज्यादा कर देता है। इसलिए इस समय, इस अवस्था को बहुत बार लोग ऐसे इंसान को पागल भी बोलते। मैक्सिमम आप पाओगे जो इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, जिनकी कंडीशंस बहुत बुरी हो जाती है एक समय पर और उसके बाद कामयाब होकर दिखाते हैं, उनके कहीं ना कहीं ये बुध और शुक्र का योग होता ही होता है। लेकिन ये जिंदगी में अपने स्ट्रगल्स और अपने काम के प्रति पागल बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हें अपने काम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। ये चीज आप ध्यान में रखें। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको आज बता दी कि कौन सा ग्रह कब शुभ होगा और कौन सा ग्रह अशुभ।